नमस्ते। कभी सोचा है कि आसमान में जो ग्रह हैं वो सितारों के बीच कैसे नाचते हैं? सदियों तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, मतलब किसी को पता ही नहीं था। फिर एक शख्स आया जिसने इस पूरी ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझा दिया। आज हम बात करेंगे जोहान्स केपलर की, वही इंसान जिसने हमें बताया कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में गणित की भाषा बोलता है। जरा सोचकर देखिए, सदियों तक, मतलब सेंचुरीज तक दुनिया के बड़े बड़े दिमाग ये समझने में लगे रहे कि आखिर ये प्लैनेट्स, ये ग्रह चलते कैसे हैं। और फिर ये शख्स आता है, जोहान्स केपलर, और इस पूरी गुत्थी को सुलझा देता है। 2000 साल, सोचिए कितना लंबा वक्त होता है। इतने समय तक हम सब यही मानते आए थे कि प्लैनेट्स एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम गोल सर्कल में घूमते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सदियों पुरानी सोच ही गलत हो? बस यही एक सवाल था जिसने केपलर को उनकी सबसे बड़ी खोजों की तरफ धकेल दिया। तो चलिए आज हम केपलर की पूरी यात्रा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, जो काफी मुश्किलों भरी थी। फिर बात करेंगे उस जिद्दी मंगल ग्रह की। उसके बाद आएंगे उनके मशहूर 3 नियमों पर। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। देखिए, केपलर का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि ये कहना सही होगा कि वो बीमारी और गरीबी से घिरा हुआ था। देखिए, 1571 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ और बचपन काफी मुश्किलों में बीता। उन्हें चेचक हो गया, जिसकी वजह से उनकी नजर भी कमजोर हो गई और हाथ भी। अब मजे की बात देखिए, शायद यही वो वजह थी कि वो आसमान को घूर कर ऑब्जर्व करने के बजाय अपना सारा ध्यान मैथ्स पर लगाने लगे। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात कोपरनिकस के आइडियाज से हुई और फिर 1600 में वो उस वक्त के महान खगोल शास्त्री टाइको ब्राहे के असिस्टेंट बन गए। और बस यहीं से केपलर के सामने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज ये था कि टाइको ब्राहे के पास जो सालों का एकदम सटीक डेटा था, उसे उस वक्त के सिद्धांतों से कैसे मिलाया जाए, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था। तो केपलर ने मंगल ग्रह की कक्षा पर काम करना शुरू किया और सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसी बात पता चली जो हैरान करने वाली थी। उन्हें समझ आया कि टाइको का डेटा गलत नहीं है, नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे सिद्धांत ही गलत है। मंगल ग्रह एक परफेक्ट गोल सर्कल में घूम ही नहीं रहा था। और बस इसी एक एहसास ने दरवाजा खोला उनके सबसे बड़े योगदान का, यानी उनके वो 3 मशहूर नियम जो हमें आज तक बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि प्लैनेट्स असल में चलते कैसे हैं। ये तीनों नियम एक के बाद एक आए, मतलब हर नया नियम पिछले वाले पे ही बना था। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, यानी द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर ने कहा कि प्लैनेट्स एकदम गोल सर्कल में नहीं घूमते, नहीं, वो घूमते हैं दीर्घवृत्त में, मतलब इलिप्सिस में, जो अंडाकार जैसा होता है। और सूरज उसके सेंटर में नहीं, बल्कि एक फोकस पर होता है। अब ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी विचार था। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम, द लॉ ऑफ एरियाज। ये नियम कहता है कि प्लैनेट्स की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब कोई प्लैनेट सूरज के पास आता है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, और जैसे ही वो दूर जाता है वो धीमा हो जाता है। और फिर आता है तीसरा नियम, द लॉ ऑफ पीरियड्स। ये नियम एक प्लैनेट की सूरज से दूरी और उसका एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा मैथमेटिकल रिश्ता बताता है। आसान भाषा में कहें तो जो प्लैनेट सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा, उसका 1 साल भी उतना ही लंबा होगा। सिंपल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केपलर का दिमाग सिर्फ ग्रहों की चाल तक ही नहीं रुका था, उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने ये समझाया कि हमारी आंखें तस्वीरें कैसे बनाती हैं। उन्होंने टेलीस्कोप के डिजाइन को बेहतर बनाया, 1604 की सुपरनोवा की डिटेल स्टडी की, और सबसे मजेदार बात, उन्होंने सोमनियम नाम की एक कहानी भी लिखी जिसमें चांद की यात्रा की कल्पना की गई थी। इसे दुनिया की पहली साइंस फिक्शन कहानी माना जाता है। कमाल है ना? अब आते हैं केपलर की विरासत पर, कि वो हमारे लिए क्या छोड़ गए। लेकिन उनकी विरासत को समझने से पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सारी खोजें करते वक्त वो अपनी निजी जिंदगी में किन मुश्किलों से गुजर रहे थे। केपलर की जिंदगी सच में त्रासदियों से भरी हुई थी। उन्होंने बीमारी में अपनी पहली पत्नी और कई बच्चों को खो दिया। उन्हें अपनी मां को जादू टोने के झूठे आरोपों से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और उस वक्त चल रहे युद्ध की वजह से उन्हें बार बार अपना घर बदलना पड़ा। इन सब के बावजूद उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। केपलर के इन्हीं नियमों ने आगे चलकर आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी की नींव रखी, और आज भी हम उनके नियमों का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने से लेकर स्पेस मिशन की प्लानिंग करने, और हाँ, हमारी गैलेक्सी में नए नए ग्रह खोजने के लिए भी। और शायद उनकी विरासत को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो नासा ने दी, जब उन्होंने दूसरे ग्रहों को खोजने वाले अपने सबसे प्रसिद्ध स्पेस टेलीस्कोप का नाम उन्हीं के सम्मान में केपलर रखा। तो आखिर में केपलर का पूरा फलसफा बहुत सीधा साधा था कि अगर आपके पास धैर्य है और गणित है तो आप ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज भी खोल सकते हैं। केपलर ने हमें दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम गणित के हिसाब से कितना खूबसूरत है, और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ब्रह्मांड के और कौन कौन से नियम हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है।